गुड मॉर्निंग बच्चों। हम कक्षा 10 विज्ञान लेसन 9 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। इस लेसन का टॉपिक हम अपवर्तन के बारे में आज अध्ययन करेंगे। अपवर्तन किसे कहते हैं? हम एक प्याला लेते हैं, एक हमने लिया प्याला, इस प्याले में हम यहाँ पर एक कॉइन रख देते हैं और यहाँ से हम देखते हैं और इसके बाद हम अपने एक दोस्त से कहते हैं ये प्याला ये तब तक खिसकाता जाएगा जब तक ये कॉइन हमको दिखाई दे रहा। जैसे ही कॉइन दिखाई देना बंद कर देता है वैसे हम अपने दोस्त से कहते हैं कि ये उसको वहाँ पर स्थिर कर दो प्याले को। फिर इसके बाद हम कहते हैं इसमें पानी डालो। जब ये पानी हमारा दोस्त डालता है तो फिर से कॉइन हमें दिखाई देने लगता है। ये घटना किसके कारण हो रही है? अपवर्तन के कारण हो रही है। इसी के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे अपवर्तन के। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक कांच का आयताकार स्लैब लेते हैं। एक कांच का हम आयताकार स्लैब लेते हैं। प्रकाश का अपवर्तन हम समझेंगे। प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है? हम जानते हैं कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपनी दिशा बदल लेती है, उसकी दिशा बदल जाती है, वो उसका मार्ग विचलित हो जाता है। इसी के बारे में हम एक कांच के स्लैब के द्वारा इसका हम प्रयोग करते हैं और अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर हम एक कांच का स्लैब लिए, हमारा ये वाइट पेपर रहेगा, उस पर हम एक कांच का स्लैब रखकर एक पेंसिल से हम उसके चारों तरफ इस तरह से निशान लगा देते हैं। फिर स्लैब को हटाकर हम जो है यहाँ पर ए बी और सी डी ये नाम दे देते हैं। नाम देने के बाद फिर हम क्या करते हैं, स्लैब को रखते हैं। स्लैब को रखने के बाद हम ए बी रेखा पर यहाँ पे दो पीने, ए बी रेखा पे कोई कोण बनाते हुए हम दो पीने यहाँ पर गाड़ देते हैं और फिर इसके बाद हम इस साइड से इन पिनों को हम देखते हैं, उसी के सीध में यहाँ पर दो पिने हम और गाड़ देते हैं।
फिर इसके बाद पिन जहाँ पर हमने गाड़ा है यहाँ पर हमने इसको नाम दे दिया ई और एफ, इसको जी और एच दे दिया नाम। फिर इसके बाद हम कांच के स्लैब को हटा देते हैं। फिर इसके बाद ये पिन को यहाँ से उखाड़ देते हैं, पिनों को यहाँ से उखाड़ देते हैं, पेंसिल से वहाँ निशान लगा देते हैं। फिर हटाने के बाद ये इसकी सीध में हम एक सीधी रेखा पर हम ये रेखा खींच देते हैं पिनों को सीध में। फिर ए बी रेखा पर हम यहाँ पर रेखा खींच देते हैं। तो इस तरह से ये रेखा इधर आ रही है, फिर ये रेखा इधर जा रही है, इस रेखा को हमने मिला दिया। ये जो रेखा आ रही है इसको हमने प्रकाश की किरण मान लिया। ये मान लीजिए ये क्या है, आपतित किरण आ रही है। ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 हो गया। अब हम ये जानते हैं जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वो अपने मार्ग से हट जाती हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं, इसको इस तरह से सीधा जाना चाहिए, लेकिन अब जब दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है तो इधर देख रहे हैं हम अभिलंब की तरफ, ये अभिलंब की तरफ झुक रही है। फिर इसके बाद ये इस सघन माध्यम होगा, ये सघन माध्यम से फिर ये विरल माध्यम में प्रकाश किरणें जब जा रही हैं तो ये अभिलंब से दूर हो जा रही हैं। यहाँ पर जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है इसे आपतन कोण कहेंगे, और यहाँ अपवर्तित किरण और आपतन अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है इसे आर कहेंगे। फिर ये इस माध्यम के लिए ये आपतित किरण का काम करेगी। फिर ये आपतित किरण और ये अभिलंब इसके बीच कोण अपवर्तन कोण, फिर इसके आपतन कोण, फिर इसके बाद ये जो किरण जा रही निर्गत किरण हो रही है, इस कोण को हम निर्गत कोण भी कह सकते हैं, या फिर इसे हम अपवर्तन भी कोण कह सकते हैं। फिर यहाँ हम देख रहे हैं ये जो किरण है ए बी पर तिरछा आपतित हो रही है, ई एफ ये सीधा ई पी की तरफ निकल जा रही है। फिर इसके बाद ये जो जी एच रेखा है यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों एक दूसरे के समांतर हो जा रही हैं। ये दोनों एक दूसरे के समांतर क्यों हो रहे हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं ये जो आपतित किरण यहाँ अभिलंब की तरफ जितने कोण से झुक रही है, फिर इसके बाद यही किरण जो निर्गत हो रही है उतने कोण से ये अभिलंब से दूर जा रही है। तो यहाँ का जो कोण का मान है, यहाँ जो कोण का मान दोनों एक समान आ रहा है। समान होने के कारण ये किरण जो होती है निर्गत किरण वो जो है आपतित किरण के समांतर हो जाती है। दोनों कोण का जो मान होता है वो समान होता है, लेकिन जो दिशा होती है वो अलग होती है। इधर किरण अभिलंब की तरफ झुक रही है और इधर किरण अभिलंब से दूर जा रही है। इस तरह से इस नियम से हमें अपवर्तन के 2 नियम निकल के आते हैं। अपवर्तन के 2 नियम, नंबर 1 नियम हम जानेंगे कि नंबर 1 नियम क्या है। ये आपतित किरण और अपवर्तित किरण, आपतित किरण अपवर्तित किरण माध्यम को अलग करने वाला जो ये पृष्ठ होता है, इस पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। नंबर 1 नियम, आपतित किरण अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों को अलग करने वाला पृष्ठ पर जो आपतन बिंदु है उस पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा नियम, प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या अपवर्तन की कोण की ज्या दोनों का अनुपात जो होता है वो स्थिर होता है। इसे स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। इसलिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या बटे में अपवर्तन कोण की ज्या, इन दोनों का अनुपात स्थिर होता है। इसे हम साइन आई बाय साइन आर स्थिरांक, ये स्थिरांक जो आ रहा है साइन आई अपन साइन आर बराबर स्थिरांक, ये स्थिरांक और कुछ नहीं, ये अपवर्तन ही है, इसे अपवर्तनांक भी कहते हैं। ये अपवर्तनांक है और कुछ नहीं है। ये माध्यम दो का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक है। ये जो स्थिरांक का जो मान है, ये स्थिरांक जो आ रहा है ये और कुछ नहीं है, अपवर्तनांक ही होता है। माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक।
ये है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण। और दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ की जो आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। प्रकाश के किसी रंग के लिए किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं या अपवर्तन कहते हैं। इन दोनों का जो अनुपात होता है वो स्थिर होता है, इसे हम स्नेल का अपवर्तन नियम भी कहते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे अपवर्तनांक किसे कहते हैं। अपवर्तनांक के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे कि अपवर्तनांक होता क्या है। हम सभी जानते हैं जब प्रकाश की किरणें तिरछी गमन करती हुई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं, जब प्रकाश की किरणें तिरछी गति करती हुई एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने दिशा से हट जाती है, अपने दिशा से विचलित हो जाती है। तो माध्यमों के युग्म के लिए ये जो दिशा परिवर्तित विस्तार हुआ है, दिशा का परिवर्तित विस्तार जो हुआ है माध्यमों के युग्म के लिए, जो दोनों माध्यम होता है, यहाँ से प्रकाश गई और इसके बाद ये अपने मार्ग से हट गई, ये दो माध्यम होता है। दो युग्म, माध्यम के युग्म के लिए जो ये प्रकाश की जो दिशा में जो विस्तार हो रहा है, मतलब परिवर्तन हो रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक एक भौतिक राशि है। किसी भी माध्यम के लिए प्रकाश का जो संचरण होता है वो आपेक्षिक चाल से उसे व्यक्त किया जाता है। अपवर्तनांक को किसी भी माध्यम के लिए आपेक्षिक चाल, प्रकाश की जो अपवर्तनांक एक भौतिक राशि है। अपवर्तनांक एक भौतिक राशि है। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश के संचरण की आपेक्षिक चाल से व्यक्त किया जाता है अपवर्तनांक को। अलग अलग माध्यम में प्रकाश के संचरण की आपेक्षिक चाल से व्यक्त किया जाता है अपवर्तनांक को। अपवर्तनांक जो होता है वो दो माध्यमों के लिए जो अपवर्तनांक होता है, दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो माध्यम हो गया, इन माध्यमों में हम मान लीजिए कि ये माध्यम हो गया वायु और ये हो गया कांच, माध्यम 2। तो यहाँ प्रकाश की किरण यहाँ से चल रही है और इसके बाद ये अपने दिशा से हट जा रही है। ये अपने दिशा से जो हट रही है, इसी प्रकाश की किरणों पर हम विचार करेंगे। इसी प्रकाश की किरणों पर विचार करेंगे और अपवर्तनांक हम ज्ञात करेंगे। अपवर्तनांक क्या होता है हम देख रहे हैं। मान लीजिए माध्यम 1 में प्रकाश की चाल v1 है और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल v2 है, तो अपवर्तनांक क्या होगा? अपवर्तनांक यही होगा कि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही अपवर्तनांक कहते हैं। माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, अपवर्तनांक किसे कहते हैं? मान लीजिए माध्यम 1 में प्रकाश की चाल v1 है, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल v2 है, तो इसका अपवर्तनांक क्या होगा? माध्यम 1 में प्रकाश की चाल तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही हम अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को हम n1 से व्यक्त करते हैं। ये हो गया 1 का मीन्स हो गया माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, 2 हो गया माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। तो यहाँ हम लिख सकते हैं n12 बराबर माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे में माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। तो 1n2 बराबर हो जाएगा
माध्यम 1 में प्रकाश की चाल v1 है, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल v। यदि इसी क्रम को उलट दिया जाए, इसी क्रम को उलट दिया जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ ये सघन माध्यम से प्रकाश की किरणें विरल माध्यम में प्रवेश कर रही हैं, विरल माध्यम में प्रवेश कर रही हैं, तो माध्यम ये 1 हो जाएगा, माध्यम 2 हो जाएगा। तो माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, बटे में माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। तो हो जाएगा n/1 बराबर हो जाएगा v2 बाई v1, ये हो गया। फिर यदि मान लीजिए माध्यम निर्वात है, ये तो माध्यम वायु था, ये माध्यम कांच है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्रकाश की चाल होती है निर्वात में वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा, अगर द्रुति वेग से, द्रुति गति से सबसे ज़्यादा अगर चल रही है प्रकाश की चाल तो निर्वात में होती है इसकी चाल सबसे अधिक। फिर वायु में प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात की अपेक्षा कुछ कम हो जाती है, और जल तथा कांच में और कम हो जाती है इसकी चाल, और घट जाती है। तो मान लीजिए माध्यम निर्वात है, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के सापेक्ष जो निर्वात होगा, निर्वात का अपवर्तनांक होगा, उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल, मान लीजिए निर्वात है और उसमें प्रकाश चल रहा है, और माध्यम 2 में प्रकाश जब प्रवेश कर रहा है तो उसके निर्वात के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होगा वह निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। मान लीजिए जो निर्वात है, निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो c है, निर्वात में प्रकाश की चाल c और माध्यम में प्रकाश की चाल v है, तब ये अपवर्तनांक होगा n बराबर होगा निर्वात में प्रकाश की चाल बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल। हो जाएगा n बराबर हो जाएगा c/v, ये हो गया। इसी तरह से जल का अपवर्तनांक हम जानेंगे जल का अपवर्तनांक क्या होता है, और बर्फ का अपवर्तनांक क्या होता है, कांच का अपवर्तनांक क्या होता है। जैसे जल का जो अपवर्तनांक होता है, जल का, इसे हम NW से लिखते हैं, इसका अपवर्तनांक होता है 1.33। ये 1.33 इसको हम कह सकते हैं कि जो निर्वात में प्रकाश की चाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में या वायु में प्रकाश की चाल तथा जल में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है वह 1.33 है। इसी तरह से कांच में प्रकाश की चाल 1.54 होता है। मतलब ये है कि वायु में प्रकाश की चाल और फिर कांच में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है वह 1.54 आता है। इसी तरह से भिन्न भिन्न जो है पदार्थ दिए हैं, केरोसिन का दिया है, एल्कोहल का दिया है और बर्फ का दिया है। तो ये हमने जान लिया कि अपवर्तनांक क्या है और प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं।